तो अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर है, उत्तराखंड में भी रद्द हो सकते हैं 12वीं की परीक्षाएं। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं उत्तराखंड में भी रद्द हो सकती हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। जल्द शिक्षा विभाग परीक्षा रद्द करने पर बड़ा निर्णय ले सकता है, इसका ऐलान कर सकता है। कोविड के चलते शासन ये बड़ा फैसला ले सकता है। सीबीएसई आईसीएसई की जो परीक्षाएं हैं वो पहले ही रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि परीक्षाएं नहीं होंगी और अब उत्तराखंड में भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। कोविड के चलते शासन बड़ा फैसला ले सकता है। 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। उत्तराखंड में 12वीं की परीक्षा के लिए 1,23,000 से ज्यादा छात्र पंजीकृत हैं और कल ही सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द की गई। पीएम मोदी ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद ये 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, इसका ऐलान किया गया। कोरोना के चलते प्रधानमंत्री ने परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया। आईसीएसई बोर्ड ने भी कोरोना के चलते परीक्षाएं रद्द की। ऐसे में उत्तराखंड से खबर आपको देते हैं कि उत्तराखंड में भी परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। मुख्यमंत्री जल्द ही फैसला ले सकते हैं। पंकज जाना खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, कब तक फैसला लिया जा सकता है, इसका ऐलान कब तक किया जा सकता है? राजीव, देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उसके बाद राज्य सरकार भी इस पर विचार कर रही है कि उत्तराखंड में जो 12वीं की परीक्षाएं हैं बोर्ड की, उनको रद्द कर दिया जाए। क्योंकि कोरोना का जो मामले हैं वो हालांकि उनमें हल्की गिरावट जरूर आ रही है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ा था पिछले दौरान, उसके बाद यदि फिर से परीक्षाएँ की जाती हैं तो संक्रमण बच्चों में फैलने की संभावना बन जाती है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग इस पर विचार कर रहा है और जल्द ही इस संबंध में एक बड़ी बैठक उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी, जिसके बारे में विचार किया जाएगा कि उत्तराखंड की जो 12वीं परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। बिल्कुल, सीबीएसई की बोर्ड की तर्ज पर ही परीक्षाएं रद्द करने पर विचार किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी इसके संकेत दे दिए हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में एक शिक्षा विभाग की बैठक की जाएगी और उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया जाए। हालांकि अभी इस संबंध में बड़ी बैठक नहीं हुई है, लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर सरकार इस पर निर्णय ले सकेगी, क्योंकि तकरीबन 1,23,000 के करीब 12वीं के इस बार परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा में बैठने वाले थे। ऐसे में बड़ी संख्या में यदि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी जाते हैं तो ये संभावना कोरोना के संक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि शिक्षा विभाग इस पर जल्द ही एक बड़ा फैसला ले सकता है और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर रद्द की जा सकती हैं। राजीव, अभिभावकों का और जो स्टूडेंट्स हैं उनका इस पर किस तरह का रिएक्शन है, वो लोग क्या चाहते हैं? देखिए, इसमें क्योंकि अभी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले लंबे समय से जो क्लासेज हैं वो नहीं चल पा रही थी, ऑनलाइन ही स्टूडेंट इस पर पढ़ाई कर रहे थे और अभी भी तमाम जो परीक्षार्थी हैं, जो तमाम स्टूडेंट हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं रद्द की जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बाद यदि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी जाते हैं तो उसमें कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और एक बड़ी बात ये भी है राजीव, क्योंकि अधिकांश जो स्टूडेंट हैं उनको किसी को भी अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, पहली डोज भी नहीं लगी है, दूसरी डोज भी नहीं लगी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ ही जो तमाम शिक्षक होंगे वो तमाम जो सेंटर होंगे उन पर ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, तो उनमें इस संक्रमण के बढ़ने का खतरा और बढ़ सकता है। तो इस संभावना को देखते हुए बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन नजर आप बनाए रखें तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि उत्तराखंड में भी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देवभूमि में कम होते कोरोना के केसेस की। बीते 24 घंटों में यहां पर सिर्फ 981 मरीज मिले हैं, जबकि सिर्फ 36 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में कुल 2026 मरीज ठीक होकर स्वस्थ हुए हैं, अपने घरों को लौटे हैं। और इसके अलावा प्रदेश में अब सिर्फ 27,216 एक्टिव केसेस बचे हैं। कुल 6,497 मरीजों की अब तक मौत हुई है। कुल आंकड़ों की अगर हम बात करें तो प्रदेश में 3,30,475 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और राज्य में इस वक्त 88% रिकवरी रेट है। तो कोरोना से राहत मिल रही है, लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब तक 237 केस ब्लैक फंगस के आ चुके हैं, जबकि 20 मरीजों की मौत हो गई है। तो कोरोना का जो ग्राफ है वो अब ढलान पर है, वो गिर रहा है, लेकिन अब ब्लैक फंगस के केसेस में इजाफा हो रहा है। ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं और ब्लैक फंगस भी जिंदगियां खत्म करने पर तुला हुआ है। बीते 24 घंटों का आंकड़ा कोरोना का आपके समक्ष है। ब्लैक फंगस ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्लैक फंगस से निपटने के राज्य सरकार के द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं। तो कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट अच्छा है।
इसके साथ साथ एक्टिव केसेस की बात करें तो वो भी लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के 237 केसेस मिल चुके हैं, 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, जो चिंताएं बढ़ा रहा है। और पंकज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कोरोना का ग्राफ गिर रहा है लेकिन चिंताएं बढ़ाता ये ब्लैक फंगस, किस तरह से ब्लैक फंगस से प्रदेश में निपटा जा रहा है, क्या विशेष निर्देश ब्लैक फंगस को लेकर है और आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? राजीव, देखिए जिस तरह से मामले ब्लैक फंगस के बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक खतरे का संकेत उत्तराखंड के लिए बन रहा है, क्योंकि हर रोज़ मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब 237 के करीब मामले पहुंच गए हैं और लगातार हर रोज़ तकरीबन 10 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो रही है। हालांकि पूरे प्रदेश भर में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है और सभी जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन जिस तरह से ये बीमारी लगातार लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है उसके बाद खासकर देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो देहरादून में है और उनका जो इलाज है वो ऋषिकेश एम्स, जोलीग्रांट और जो हल्द्वानी का अस्पताल है उसमें चल रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है उसके निर्माण के लिए भी राज्य सरकार ने एक जो रुद्रपुर की कंपनी है उसको और एक हरिद्वार में कंपनी को बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। तो संभवतः हरिद्वार की कंपनी भी इस पर जल्दी ही काम शुरू कर देगी। तो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए भी पूरी तरह से यहाँ पर जो दिक्कतें हो रही थी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन मामले बढ़ना चिंता का विषय है। तो संभवतः माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस दिशा में और बड़े ऐतिहासिक कदम उठाने का प्रयास करेगी ताकि जो फंगस है उसको बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि एक बात यह भी है राजीव इसमें, क्योंकि ये एक तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है और डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस जो बीमारी है ये पिछले लंबे समय से चली आ रही है और कोरोना के बाद जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनके अंदर ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा है। तो संभवतः अब इस तरह की सामने बात आ रही है कि फंगस को रोकने के लिए सरकार अपने स्तर से बड़े एहतियात बरत रही है और सभी जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। जी पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मसूरी में 18+ उम्र के लोगों को निजी अस्पताल में वैक्सीन लग रही है, मगर इस वैक्सीन की कीमत 1100 रुपए चार्ज इसका लिया जा रहा है। कांग्रेस और व्यापार मंडल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब वैक्सीन के लिए 900 रुपए रखे गए हैं तो फिर 1100 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? हरिद्वार में लॉकडाउन से परेशान व्यापारियों ने शंख और थाली बजाकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। ललता राव पुल के पास एकजुट होकर व्यापारियों ने शंख बजाया, थाली बजाई, विरोध जताया। पौड़ी जिले में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य बहिष्कार कर दिया है। एनएचएम कर्मी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। दरअसल एनएच कर्मी सरकारी कर्मचारियों की तरह से 60 साल की उम्र तक जॉब सिक्योरिटी देने, सरकारी कर्मचारियों की तरह समान वेतन और करीब 6% इंक्रीमेंट देने की मांग कर रहे हैं और इस पर मिली सहमति से वो खुश नहीं है। सभी एनएचएम कर्मचारी 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक काला फीता बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि सरकार और राज्य प्रबंधन उनकी मांगों को गंभीरता से लेगी, परंतु सरकार और राज्य प्रबंधन द्वारा उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उनकी मांगों पर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण नाराज होकर सभी कर्मचारी 1 और 2 तारीख को जो है होम आइसोलेशन में रहेंगे। यदि फिर भी राज्य प्रबंधन और सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो जितने भी कर्मचारी हैं वो जो है सड़कों पर उतर आएंगे। कोविड कर्फ्यू के दौरान दुकानें न खुलने से हल्द्वानी के व्यापारियों का नुकसान बढ़ा होगा और इसी को लेकर एसडीएम कोर्ट के बाहर व्यापारियों ने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी, विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को बंदिशें कम करनी चाहिए ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। और हल्द्वानी से बड़ी खबर आज की सौगात मिलेगी हल्द्वानी वासियों को। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से सुबह 11 बजे कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन होगा। मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ ने यह अस्पताल तैयार किया है। 500 बेड का यह अस्पताल डीआरडीओ ने बनाया है, तैयार किया है। सचिवालय से ही मुख्यमंत्री वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ेंगे और शुभारंभ करेंगे।
हल्द्वानी को आज ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। ये कोविड केयर सेंटर, इसका उद्घाटन होगा। खुद मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे और उद्घाटन करेंगे। तो उत्तराखंड में उद्योगों को राहत देने पर भी विचार हो रहा है। बिजली का बिल और जीएसटी में छूट मिल सकती है, ये एक और बड़ी खबर। और कन्वर्जन चार्जेस को 2 से 3% करने पर विचार किया जा रहा है। उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि बैठक में चर्चा हुई है कि कैसे राहत मिले। उद्योगों को राहत देने पर विचार किया जा रहा है और इसमें बिजली का बिल और जीएसटी, इसमें छूट मिल सकती है। बिजली के बिल और जीएसटी में छूट मिल सकती है। कन्वर्जन चार्जेस को 2 से 3% करने पर विचार किया जा रहा है। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है। उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने ये चर्चा की है। वाकई अगर कोई ऐसा स्टेप उठाया जाता है तो ये बड़ी राहत होगी और व्यापारी इसकी मांग भी कर रहे थे। 12 जून को देहरादून की आईएमए में होने वाली पासिंग आउट परेड में इस बार भी कैडेट्स के परिवार वाले शामिल नहीं हो सकेंगे। दरअसल कोरोना की वजह से यह फैसला लिया गया है। जहां पर देश के रणबांकुरों के अंदर फौलाद भरा जाता है, एक ऐसी सेना तैयार होती है जो दुश्मन के दांत पल भर में खट्टे करती है। ये वो जाबाज हैं जो दुश्मन को पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। इनके जीवन का सिर्फ पहला और आखिरी मकसद देश सेवा है। ये देश के वो वीर सपूत हैं जो जान हथेली पर रखकर चलते हैं। वतन के इन रखवालों की ये फौज देहरादून के आईएमए में तैयार होती है। कड़ी ट्रेनिंग और अनुशासन वाली दिनचर्या के बाद एक जेंटलमैन कैडेट तैयार होता है। जाहिर है ये लम्हा इन जेंटलमैन कैडेट्स के लिए बेहद खास होता है। जब एक जेंटलमैन कैडेट ऑफिसर बनता है तो उसकी खुशी छिपाई नहीं छिपती। लेकिन इस बार जेंटलमैन कैडेट्स का जश्न कुछ फीका रहने वाला है। 12 जून को होने वाली आईएमए की पासिंग आउट परेड में इस बार कैडेट्स के परिजन शामिल नहीं हो पाएंगे। इससे पहले जून 2020 में कोविड की वजह से कैडेट्स के परिवार वालों को पासिंग आउट परेड में आने की इजाजत नहीं दी गई है, जबकि दिसंबर 2020 में हुई पीओपी में भी हर कैडेट के 2 परिजनों को ही परेड में आने की इजाजत दी गई है। ये लम्हा कैडेट्स और उनके परिवार के लिए बेहद खास होता है, इसीलिए वो इसे अपने परिवार के लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से 12 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड में कैडेट्स के परिवार वाले शामिल नहीं हो पाएंगे। पासिंग आउट परेड में परिवार के लोग पास आउट हो रहे कैडेट्स के कंधों पर सितारे लगाते हैं। उधर एकेडमी में पीओपी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। पीओपी से पहले ग्रेजुएशन सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी और फुल ड्रेस रिहर्सल परेड भी होगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कोरोना से जंग अभी भी जारी है और इस जंग में हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई। उत्तराखंड पुलिस ने महामारी से लड़ने के लिए जिस प्लान पर काम किया उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। डीजीपी अशोक कुमार की अगुवाई में उत्तराखंड के पुलिस वाले कई जरूरतमंदों के लिए दूत साबित हुए हैं। कोरोना काल में देवभूमि पर भी महामारी का संकट आया, लेकिन प्रदेश की पुलिस ने इस संकट का हर मोड़ पर डटकर मुकाबला किया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस के सेवा भाव ने खाकी की छवि को पूरी तरह से बदल दिया। पूरा वक्त है ये मगर गम नहीं है, खुशी
कोरोना काल में उत्तराखंड पुलिस का जो चेहरा दिखा वो सेवा से जुड़ा था, बेसहारों की मदद से जुड़ा था, जनता के समर्पण से जुड़ा था और बीमारों की तीमारदारी से जुड़ा था। इसकी सबसे अच्छी तस्वीर दिखी मिशन हौसला नाम के एक अभियान में। इस बार कोरोना पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा घातक रहा, लेकिन पुलिस के सेवा भाव वाले इरादे उससे भी ज्यादा समर्पित रहे। 1 मई से 31 मई तक मिशन हौसला चलाया गया। हर जिले और बटालियन में कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया। जवानों ने जरूरतमंदों की हर मुमकिन मदद की। लोगों के बीच जाकर समन्वय स्थापित किया गया। थानों को नोडल पॉइंट्स बनाकर जरूरतमंदों की मदद की गई। दवाई, ऑक्सीजन, ब्लड डोनेशन और राशन बांटे गए। देखिए, हमने 1 मई से इसको चलाया था। हर जिले में कंट्रोल रूम बने हुए हैं। हमारा केंद्रीय कंट्रोल रूम जो डायल 100 डायल 112 वो भी इसकी कॉल ले रहा है। कोरोना काल में किसी को कोई भी मदद चाहिए वो इन नंबरों पे फ़ोन करता है। अभी तक हमें कोरोना से संबंधित ही 26,000 कॉल आ चुकी हैं, 26,000 से अधिक। उत्तराखंड पुलिस का मिशन हौसला उस मजबूती का नाम है जो कोरोना से लड़ने में काम आया। 1 महीने में 31,000 से ज्यादा कॉल अटेंड की गईं। 2,726 लोगों तक पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। 792 लोगों को अस्पताल में बेड मुहैया कराए गए। 217 लोगों को प्लाज्मा और ब्लड डोनेट किया गया। 17,000 से ज्यादा लोगों को दवाई पहुंचाई गई। 600 से ज्यादा लोगों को एम्बुलेंस दिलाई गई। 792 कोरोना संक्रमितों का दाह संस्कार किया गया और करीब 5,000 से भी ज्यादा बुजुर्गों की सहायता की गई। एम्बुलेंस 657 लोगों को दिलाई है और 70,000 से ज़्यादा लोगों को हमने राशन, खाना और आवश्यक वस्तुएं दिलवाई हैं और 676 लोगों का दाह संस्कार करवाया मिशन हौसला के अंतर्गत। यूं तो कई सामाजिक संगठनों और लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर मिशन हौसला का सहयोग किया और इस लड़ाई में योगदान दिया, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने इस जंग में जो योगदान दिया उसे प्रदेश के लोग हमेशा याद रखेंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।